गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन किया। आज कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर और एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसमें दो क्रियात्मक समूह, एक कार्बोनाइल भी उपस्थित है और एक हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित है। तो संयुक्त रूप से कार्बोक्सिलिक एसिड समूह पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है: RC डबल बॉन्ड OH। कार्बोनिल ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण C+O बंध के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अब C+O समूह के ध्रुवीय होने पर संरचना फर्स्ट को निम्न प्रकार संरचना सेकंड द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश, कार्बन पर धनावेश आ जाता है और ये सेकंड संरचना बनती है। संरचना सेकंड में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोक्सी समूह में ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होते हैं। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तथा प्रोटॉन मुक्त हो जाता है। कार्बोनिल समूह की अम्ल प्रबलता को केवल उपर्युक्त कारण द्वारा ही नहीं समझा सकता, वरना इसे कार्बोक्सिलिक समूह की अनुनादी संरचनाओं के द्वारा भली प्रकार समझाया जा सकता है। इस अनुनादी संरचनाओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, फोर्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर और फिर अंत में सिक्स्थ स्ट्रक्चर। संरचना 6 में हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर धनावेश होने के कारण इसमें से प्रोटॉन सुगमता से निकल सकता है। जब कार्बोक्सिलिक समूह को विलायक जल में घोला जाता है तो यह आयनित होकर जल को प्रोटॉन दे देता है और संयुग्मी क्षार कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- बनाता है। यह कार्बोक्सिलेट आयन निम्नलिखित दो समान अनुनादी संरचनाओं 7 और 8 द्वारा स्थायी हो जाता है। देखिए, प्रोटॉन निकलने के बाद में जो ये संरचनाएं बनती हैं, इनका अनुनाद 7 और 8। इनमें से दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश हो सकता है। कार्बोक्सिलेट ऋणायन की अनुनादी संरचनाओं 7-8 में केवल ऋणावेश का ही अलगाव होता है, अतः इसकी अनुनादी ऊर्जा अनायनित अम्ल की अनुनादी ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि अनायनित अम्ल की अनुनादी संरचनाएं 5 और 6 में विपरीत आवेशों का अलगाव होता है। इस प्रकार कार्बोक्सिलेट आयन की आंतरिक ऊर्जा अनायनित अम्ल से कम होता है। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन अनायनित अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी हो जाता है। इसीलिए कार्बोक्सिलेट अम्ल से प्रोटॉन सुगमता से पृथक हो जाता है और इनको अम्लीय गुण प्रदान करता है। कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुनादी संकर को क्रमशः स्ट्रक्चर 9th और 10th द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह कार्बन के साथ में जुड़े हुए दोनों ऑक्सीजनों पर अनुनादी संरचना जो 6, 7 और 8 थी का अनुनादी संकर 9 है और जो प्रोटॉन लिबरेशन के बाद में होता है वो अनुनादी संकर 10 है। कार्बोक्सिलिक समूह के C+O OH समूह में C+O द्विबंध और CO एकल बंध की लंबाई
1.23 एंगस्ट्रम और 1.43 होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोनिल यौगिक में C डबल बॉन्ड O की बंध लंबाई 1.25 एंगस्ट्रम और ईथर अथवा एल्कोहल में CO बंध की लंबाई 1.43 एंगस्ट्रम होती है, परंतु C डबल बॉन्ड O OH में दोनों कार्बन ऑक्सीजन बंध की बंध लंबाई 1.28 एंगस्ट्रम है। अतः कहा जा सकता है कि कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुनादी संकर लगभग क्रम से उपयुक्त संरचनाओं 9th और 10th के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अम्ल की संरचना 10th से स्पष्ट है कि इसमें कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं रहता है, अतः एल्केनोइक अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया नहीं देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केनोइक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य उसके आयनन पर निर्भर करती है। जैसा कि एल्केनोइक अम्ल की संरचना 10 का आयनन निम्न प्रकार दिखाया गया है। यदि अम्ल में ऐसा प्रतिस्थापी समूह अथवा परमाणु उपस्थित हो जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करे, तो अम्ल 10 का आयनन बढ़ जाएगा और अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाएगा। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अथवा परमाणु जैसे हैलोजन, नाइट्रो आदि -I प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश को फैला देता है और ऋण आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी अथवा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह जैसे एल्किल कार्बोक्सिलेट आयन के ऋण आवेश में वृद्धि करके उसे स्थायी कर देते हैं और अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। यह देखिए जेड एक समूह दिखाया गया है और इसको एरो के हिसाब, एक तो जेड की तरफ एरो है, एक जेड से एरो है। फर्स्ट में टुवर्ड द जेड और सेकंड में अवे फ्रॉम द जेड। टुवर्ड द जेड में ये है कि जेड इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, -I इफेक्ट शो करता है। सम होने पर कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश को फैलाव हो जाता है और इसका स्तर बढ़ने के कारण अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है जेड, तो वह कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव चार्ज को और अधिक अपनी ओर खींचता है। इसका स्प्रेड हो जाता है ऋणावेश, जिससे कि प्रोटॉन आसानी से निकल जाता है और उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। इफ जेड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट मीन्स +I इफेक्ट। अगर ऐसा समूह जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज में और अधिक वृद्धि हो जाती है और इसका स्थायित्व कम हो जाता है और अम्ल सामर्थ्य भी घट जाती है, क्योंकि प्रोटॉन जल्दी से अर्थात आसानी से मुक्त नहीं होता है। उदाहरण मेथिओनिक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH समूह से हाइड्रोजन परमाणु बंधित है, जबकि अन्य एल्केनोइक अम्लों में एल्किल समूह जुड़ा होता है। अतः एल्किल समूह का +I इफेक्ट होने के कारण यह कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश बढ़ा देता है, जिससे उनके कार्बोक्सिलेट आयनों का स्थायित्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अन्य एल्केनोइक अम्लों का आयनन कम होता है और मेथिओनिक अम्ल की अपेक्षा प्रोटॉन सुगमता से मुक्त नहीं हो पाते, अतः अम्ल सामर्थ्य कम हो जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि C डबल बॉन्ड O OH समूह से जुड़े जेड समूह का +I प्रभाव बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। अधिक अम्लीय होगा जब प्रोटॉन आसानी से मिलेगा। कम अम्लीय होगा जब इसको नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाने वाला समूह उसमें जुड़ा होगा, जैसे एल्किल समूह है, और अगर प्रोटॉन है तो अधिक अम्लीय होगा। इसी प्रकार यदि एथेनोइक अम्ल और 2-क्लोरोएथेनोइक अम्ल के अम्ल सामर्थ्य की तुलना करें तो 2-क्लोरोएथेनोइक अम्ल में क्लोरीन का -I इफेक्ट होने के कारण यह कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश का फैलाव कर देता है, इससे उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। 2-क्लोरोएथेनोइक एसिड का आयनन बढ़ जाता है, जिससे प्रोटॉन एथेनोइक अम्ल की अपेक्षा सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जेड का -I इफेक्ट बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य बढ़ती है,
कम एसिडिक है CH3 के कारण। अगर एक प्रोटॉन को क्लोरीन से मुक्त रिप्लेस कर दिया जाए तो अधिक एसिडिक हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 1 क्लोरो, फिर 2 क्लोरो, फिर 3 क्लोरो एसिटिक एसिड में 3 क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक है देन 2 क्लोरो और 1 क्लोरो। कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रोटॉन H+ देते हैं, किंतु H+ जल में H3O+ आयन के रूप में उपस्थित होता है। अतः वे यौगिक जो जल में आयनित होकर अधिक मात्रा में प्रोटॉन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल वे होते हैं जिनके आयनन से प्रोटॉन आयन बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। एसिड प्लस H2O R COO- प्लस H3O+। इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन के अकॉर्डिंग के F इक्वल टू H3O+ RCO- अपॉन RCOH। जल की मात्रा अम्ल की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण उपयुक्त समीकरण में इसको कांस्टेंट माना गया है। किसी अम्ल का वियोजन स्थिरांक के का मान यदि अधिक हो तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है, और इसका मान यदि कम है तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। साधारणतः प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल की सामर्थ्य को उसके पीक के मान से प्रदर्शित किया जाता है। pK - log Ka। प्रबल अम्ल में Ka का मान अधिक होता है जबकि pKa का मान कम होता है। यह देखिए कुछ टेबल्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रतिस्थापियों का अम्ल सामर्थ्य पर प्रभाव। एसिटिक एसिड CH3COH Ka का मान 1.8 × 10⁻⁵, pK का मान 4.7 है। प्रोपेनोइक एसिड Ka का मान 1.3 × 10⁻⁵, pK का मान 4.9 है। देखिए मोर एसिडिक जो एसिड है उसके Ka के मान एसिटिक एसिड की तुलना में प्रोपेनोइक एसिड का मान कम है। 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड है उसका मान और कम है। 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड में और भी कम है एसिटिक एसिड की तुलना में। इसी प्रकार अब देखिए फ्लोरोएसिटिक एसिड, इसका मान एसिटिक एसिड का मान 1.8 × 10⁻⁵ और यहाँ 2.3 × 10⁻³ रह गया है। ये मोर एसिडिक है। फिर क्लोरोएसिटिक एसिड का मान भी एसिटिक एसिड से ज़्यादा है। ब्रोमोएसिटिक एसिड का मान भी एसिटिक एसिड से ज़्यादा है, लेकिन क्लोरोब्रोमो लगभग है बराबर फ्लोरोएसिटिक एसिड से इनकी एसिडिटी कम है। डाइक्लोरो का मान बहुत ज़्यादा है, वो फ्लोरोएसिटिक एसिड से भी अधिक है। ट्राइक्लोरो का मान उससे भी अधिक है। इस प्रकार से एसिटिक एसिड के प्रति अभी समूह जुड़ने पर किस प्रकार से इनकी एसिडिटी प्रभावित होती है, ये इनके जो वैल्यू हैं Ka के उनसे स्पष्ट हो जाता है, जो कि वियोजन गुणांक डिसोसिएशन कांस्टेंट है। एसिटिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य, एरोमेटिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य एरोमेटिक एसिड एलिफेटिक एसिडों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि COOH समूह का बेंजीन वलय से जुड़ा होना है। बेंजीन वलय में कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है तथा sp2 संकरित कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणीय होता है।
अतः फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। फलस्वरूप बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय हो जाता है। अर्थात जो भी कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उस पर जो ऋणावेश होता है वो जो फेनिल समूह होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है और वो ऋणावेश इस पे बेंजीन रिंग पे स्प्रेड हो जाता है, डिलोकलाइज हो जाता है, जिससे कि मोर स्टेबिलिटी आती है। एरोमेटिक एसिड्स के पीके के मान निम्न है। बेंजोइक एसिड 4.2, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड 3.5, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड 3.4। प्रतिस्थापित समूह का एरोमेटिक एसिड की अम्ल सामर्थ्य पर देखिए, किसी अम्ल की सामर्थ्य उसके वियोजन स्थिरांक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि बेंजीन वलय पर इस प्रकार के समूह उपस्थित हों जो वियोजन स्थिरांक के मान को बढ़ा देते हैं तो एसिड प्रबल एसिड कहलाते हैं। यदि वे समूह वियोजन स्थिरांक के मान को कम कर देते हैं या कोई प्रभाव नहीं डालते हैं तो वे एसिड वीक एसिड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो, साइनो, हैलोजन इत्यादि बेंजीन वलय में उपस्थित होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। यदि इन समूह की उपस्थिति में कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व अनुनाद के कारण बढ़ जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह COS समूह के ऑर्थो या पैरा स्थिति पर उपस्थित होते हैं तो मेटा की तुलना में एसिड अधिक अम्लीय होगा। यदि बेंजीन वलय पर यदि एल्किल समूह उपस्थित हो तो अम्ल सामर्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु यदि एथोक्सी या हाइड्रोक्सी या अमीन समूह उपस्थित होते हैं तो एसिड सामर्थ्य कम हो जाती है। इन समूह में मुख्य परमाणु ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित जिसके कारण +M या +R प्रभाव उपस्थित होता है, जिसके कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी और एक अमीनो समूह है बेंजोइक एसिड के साथ में पैरा पोजीशन पे, तो ये दोनों ही अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन बेंजीन को +M प्रभाव के द्वारा दे रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिलेट आयन से इसकी तरफ न आकर के इनसे कार्बोक्सिलेट आयन के हाइड्रोक्सी समूह की ओर विस्थापित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इन समूह के द्वारा स्थायित्व का प्रभाव पड़ता है।